Students, today we will be starting with new topic in ion implantation, that is annealing, and what are its types, why we need annealing and all. So let's start. So what we have discussed till now, that we go for your ion implantation, and in ion implantation what happens, there are different stopping mechanisms, and depending upon the mass of the ion which we use for doping, what happens, there is a gradual damage to the crystal structure, and because of that, what happens, there is some problems with respect to lattice and all. So to get rid of that, what is being done, some mechanism is required so that your crystal comes to normal place, that is called annealing. तो अनिलिंग वैसे तो मैकेनिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, दे डेफिनेटली यूज इट. इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स को शायद कम पता होगा. इसमें क्या होगा कि हम हीट करके ग्रेजुअली कूल करते हैं किसी भी सब्सटेंस को, उसकी वजह से उसका क्रिस्टल जो होता है, जो डैमेज्ड है, वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है. ये अनिलिंग का नॉर्मल मीनिंग होता है. अब इसमें क्या करने वाले हैं हम अनिलिंग में, वो हम डिस्कस करते हैं. तो जैसे आपको मालूम है कि बिकॉज ऑफ योर ion implantation, there is certain damaged region. ठीक है, ये डैमेज होता है आपका रीजन, और इसकी वजह से जहाँ पे आयन चैनलिंग होती है वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि एक डिसऑर्डर हो जाता है. किसमें? डिसऑर्डर क्लस्टर में. ठीक है, और इसकी प्रॉब्लम से, ये डैमेज रीजन है, डिसऑर्डर क्लस्टर है, इसकी वजह से जो सेमीकंडक्टर के जो पैरामीटर्स हैं, जैसे कि हम कहें मोबिलिटी है और लाइफ टाइम ऑफ कैरियर है, ये बहुत ज़्यादा इन पे इफेक्ट पड़ता है. और इसकी एक प्रॉब्लम और है कि जितने भी आपके आयंस हैं, कौन से वाले, जो हमने इम्प्लांट किए हैं, सो बेसिकली आई एम यूजिंग द टर्म इम्प्लांटेड आयंस, उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, दे आर नॉट लोकेटेड इन सब्स्टिट्यूशनल साइट्स. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो डिवाइस है वो नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा जैसे बिहेव करना चाहिए. तो ये सब करने के लिए हम क्या करते हैं, एनीलिंग करते हैं. तो एनीलिंग से क्या होता है आपका, एक तो ये जो आपके आयंस हैं ये एक्टिवेटेड नहीं होते, क्योंकि जब तक ये जो वैकेंसी है उसको ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, दे आर नॉट गेटिंग एक्टिवेटेड. सो टू गेट देम इनटू द वर्क, व्हाट हैपन्स, और या हम कह सकते हैं इसको कि टू एक्टिवेट द implanted ions and to restore mobility. क्योंकि जब तक ये आयन जो हैं ये क्रिस्टल का पार्ट नहीं बनेंगे, दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मोबिलिटी. तो एक्टिवेट करने के लिए इम्प्लांटेड आयंस को, और मोबिलिटी रिस्टोर हो जाए, और जितने भी अदर मटेरियल पैरामीटर्स हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें करनी पड़ती है एनीलिंग. तो एनीलिंग क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अपने सिस्टम को एक्सपोज करते हैं, या उसको व्हाट वी कैन से वी कैप we kept that for a particular time at a particular temperature. So इसको कहते हैं, ये सारी जो प्रोसेस है
कि किसी एक पर्टिकुलर सैंपल को कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर रखना, दैट इज कॉल्ड अनीलिंग. सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, जितने भी आयंस हैं वो सब्स्टिट्यूशनल साइट में चले जाते हैं और फिर वो रिस्टोर हो जाती है उनकी मोबिलिटी एंड दे कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द कंडक्शन. सो जो हमारी सबसे पहले बात करें कन्वेंशनल एनीलिंग की, जो पहले एनीलिंग यूज होती थी, कन्वेंशनल एनीलिंग, उसकी अगर बात करें तो वो क्या करते थे, एक ओपन ट्यूब होती थी, और उसमें आप क्या करते थे, बैच परने सिस्टम होता था कि सारे के सारे जिन पे भी अपने एनीलिंग करनी है, तो आफ्टर आयन प्लांटेशन व्हाट यू डू, यू कीप इट, और जैसे हमने थर्मल ऑक्सीडेशन में देखा है, उसको रखते थे और वो अपने आप एनीलिंग हो जाती थी. लेकिन जो कन्वेंशनल एनीलिंग की जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि व्हाट वी कैन से, they require a long time, कि ज़्यादा टाइम के लिए रखना पड़ता था उसको, और हाई टेम्परेचर पे आपको उसको रखना पड़ता था, ज़्यादा टाइम पे रखना पड़ता था और हाई टेम्परेचर पे रखना पड़ता था. तो ऐसा करने से क्या होता था कि जो इम्प्लांट में जो डैमेज था, okay, so what happens, a long time is there and high temperature is there, and why we are doing this, we want implant damage to be removed, जो भी इम्प्लांट में डैमेज थी उसको रिमूव कर सकें. और इसकी एक थोड़ी सी ड्रॉबैक ये आ जाती थी कि जब आप ज़्यादा टाइम के लिए उसको एक्सपोज करेंगे, ज़्यादा टेम्परेचर पे एक्सपोज करेंगे, तो इट मे कॉज सब्सटेंशियल डोपेंट डिफ्यूजन. बहुत ज़्यादा डिफ्यूजन हो जाएगा. जब भी आप जानते हैं कि वेन एवर वी heat a particular sample, because of that excitation of ions is there, electrons may leave their sites and move towards different things. तो इसकी वजह से क्या होता था कि जैसे आपने शैलो जंक्शंस बनाते हैं, जैसे सपोज ये है एक आपका सिस्टम है, इसमें आपने ये इतने से एरिया को डोप करना है, उसकी वजह से आप इसको करेंगे नहीं, क्योंकि ये जो होगा एक्सपैंड हो जाता है. इट इज़ नॉट restricted to this area, it will expand. So initially you require doping to be done in this using ion implantation, was when you heat it, anneal it, तो expand हो जाता है, तो shallow junctions बनाने में प्रॉब्लम होती है, and narrow band profiles जो बनाते हैं उन्हें बनाने में प्रॉब्लम होती है. तो इसलिए वजह से हम कन्वेंशनल एनीलिंग यूज नहीं करते. कन्वेंशनल एनीलिंग में क्या करते थे आप कि बैच ऑफ वेफर्स को लेते थे, एक ट्यूब में रखते थे और हीट करते थे उसको, एक लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक उसको आप हाई टेम्परेचर में एक्सपोज करते थे. लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या होती थी कि डोपेंट डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती थी. सो यू कैन नॉट यूज कन्वेंशनल एनीलिंग फॉर शैलो जंक्शन एंड नैरो बैंड प्रोफाइल. तो इसको बचने के लिए एक नई टेक्निक यूज होती है, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया, दैट इज कॉल्ड रैपिड थर्मल annealing. रैपिड थर्मल annealing. So
क्या होता है इन दिस प्रोसेस, या दिस प्रोसेस एम्प्लॉयज, ये जो प्रोसेस है आपकी, ये बेसिकली क्या करती है, वैरायटी ऑफ एनर्जी सोर्सेस एम्प्लॉय करती है। क्योंकि अलग अलग की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, मैं आपको ग्राफ में भी दिखाऊंगा। और विद रेंज ऑफ टाइम्स, ठीक है, मतलब अलग अलग एनर्जी में कर रहे हैं आप, और अलग अलग टाइम के लिए कर रहे हैं। तो टाइम जो है वो होता है नैनो सेकेंड से लेके, वहां तक आप टाइम कर रहे हैं 100 सेकेंड्स तक, इतना एक्सपोजर आप उसको करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी सोर्सेस के लिए। तो इसको आप शॉर्ट एनीलिंग भी कर सकते हैं यूजिंग नैनो सेकेंड्स, और आप इससे कन्वेंशनल एनीलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके की एनीलिंग आप इससे कर सकते हैं। तो आरटी जो क्या करता है, आरटी यूज करूंगा मैं नॉर्मली टर्म, दैट इज रैपिड थर्मल एनीलिंग। ये डोपेंट्स को तो एक्टिवेट करता है, कैन एक्टिवेट डोपेंट्स, ठीक है, फुली, फुली कर देता है विद मिनिमल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने देता वो। जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी कि सपोज आप थोड़े से स्ट्रक्चर में, थोड़े से एरिया में आयन प्लांटेशन करते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, एनीलिंग करते हैं। तो एनीलिंग में क्या होता है, हीट मिलती है और टेम्परेचर की वजह से वो एक्सपेंड हो जाता है। तो वो प्रॉब्लम थी हमारी कन्वेंशनल में। इसमें ऐसा नहीं है, एक्टिवेट तो करता है उसको पूरी, पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है मिनिमली रखता है, मतलब जितना है उतना ही रखेगा, उसको ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करता। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा आने वाली स्लाइड में, दैट इज रिलेटेड टू, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कन्वेंशनल एनीलिंग ऑफ बोरोन एंड फॉस्फोरस। ठीक है जी। इसमें क्या है आपका कि आप जो नॉर्मली एनीलिंग करते हैं बोरोन, सॉरी, इम्प्लांटेशन करेंगे बोरोन और फास्फोरस से, तो दोनों के एटॉमिक वेट में तो फर्क है ही है, वो तो आपको मालूम ही है। तो वो हम अब एक्चुअली डिस्कस करेंगे। तो उसके एनीलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे एक्चुअल में कि एनीलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं। तो जो आपके एनीलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन कि कौन से डोपेंट से आप एनीलिंग कर रहे हैं, डोपेंट टाइप एंड डोज इन्वॉल्व, कितने डोज के साथ आप आयन प्लांटेशन कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो आप अभी स्ट्रक्चर देखेंगे ये है, दे बेसिकली दिस ग्राफ इज related to your conventional annealing of boron and phosphorus। तो इसमें अलग अलग टाइम बताया हुआ है और टेम्परेचर बताया हुआ है इन्होंने, ठीक है। और ये देखेंगे कि बोरोन का ग्राफ ये रहा, और ये फॉस्फोरस का ग्राफ है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ऑन द वाई एक्सिस यू विल फाइंड आउट दैट एनीलिंग टेम्परेचर इज देयर 500 से लेके 1000 तक है, ये डिग्री सेल्सियस में है। और जो राइट हैंड साइड में है, ये आप देखेंगे डोज है कि 10⁻⁴ आयंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेके 10⁻16 पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक।
अब इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जैसे जैसे आप डोज इंक्रीज कर रहे हैं और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो अनीलिंग के लिए अलग ग्राफ है, फॉस्फोरस के लिए। लेकिन अगर यही आप बोरॉन के लिए, सॉरी, अगर यही आप फॉस्फोरस के लिए देखेंगे तो इनिशियली इंक्रीज करता है, बाद में ये डिक्रीज कर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इसमें आप देखिए, सबस्ट्रेट को रूम टेम्परेचर में रखा हुआ है ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन, और जब आप पाइन प्लांटेशन कर लेते हैं उसके बाद आपने क्या किया, अनीलिंग टेम्परेचर की बात करिए, यहाँ पे इन्होंने TS। तो व्हाट इज दैट, कि वो टेम्परेचर जिसपे द टेम्परेचर, ये डेफिनेशन एनीलिंग टेम्परेचर की, ये इस पे लिख देता हूँ इस स्लाइड्स पे यहाँ पे, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। अनीलिंग टेम्परेचर, तो इसको अगर हम करें, डिफाइन करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, टेम्परेचर एट विच 90% of the implanted ions are activated by a 30-minute annealing in conventional annealing furnace। वो टेम्परेचर जिस पे आप जैसे आयन प्लांटेशन करते हैं तो क्या होता है, आपके जो इम्प्लांटेड आयन्स हैं इनएक्टिवेटेड पड़े हैं, कोई कहाँ पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है क्रिस्टल में। लेकिन जब उसको हीट करते हैं तो वो टेम्परेचर जिस पे 90% ऑफ जो आयन है वो एक्टिवेट हो जाए, कितनी टाइम में, 30 मिनट्स की अनीलिंग में, कन्वेंशनल में उसको हम कहते हैं अनीलिंग टेम्परेचर। तो जैसे आपने ग्राफ देखा, ये देखते हैं, जैसे बोरोन है, बोरोन इम्प्लांटेशन में जैसे जैसे आप डोज बढ़ा देंगे, यहाँ पे दिख रही है, आप डोज आपने 10⁻15 तक कर दी है, तो आपको हायर टेम्परेचर्स की ज़रूरत पड़ती है बोरोन के केस में, ये अगर आप ग्राफ देखें। लेकिन ऐसा फॉस्फोरस के केस में नहीं है। फॉस्फोरस के केस में जैसे ही आप डोज बढ़ाएंगे उसके बाद आपको टेम्परेचर कम करना पड़ता है, जो टेम्परेचर है आपका वो 850 से 600 ड्रॉप कर जाता है। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे क्यों होता है ये, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे देखा है तो क्या है कि जो ऐसा करने से क्या होता है कि जब आप फॉस्फोरस की हायर डोज यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सिलिकॉन की जो सरफेस है वो अमॉर्फस बन जाती है, सिलिकॉन सरफेस बिकम्स अमॉर्फस, क्योंकि फॉस्फोरस का एटम बड़ा होता है। ओके, अमॉर्फस बन जाती है, ये एक प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह से आप इसको ये देखते हैं, और ये जो हमने बात करी ये सारी इससे रिलेटेड है कि आप अलग अलग टेम्परेचर पे कर सकते हैं और डिपेंडिंग अपॉन डोज पे कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दैट इज योर रैपिड थर्मल एनीलिंग। तो रैपिड थर्मल एनीलिंग क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले इसका मैं आपको सेटअप दिखा देता हूँ कि कैसा होता है। ये इस तरीके का आपका जो रैपिड थर्मल एनीलिंग सिस्टम है उसका सेटअप होता है। ये IR पायरोमीटर है और यहाँ से गैस इनलेट है, ये आपका वेफर है, ये आपने रखा हुआ, ये क्वार्ट्ज विंडो है, और ये आपने रिफ्लेक्टर लैंप्स रखे हुए हैं, ये हीट करते हैं उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, सो दैट यू गेट, और ये आयर पायरोमीटर है टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए। तो इसमें कैसे होता है वो जो सारा प्रोसेस है वो मैं डिस्कस करता हूँ।
टेम्परेचर जो है नॉर्मली हम मेजर करते हैं, वेफर को हीट करते हैं यूजिंग दिस, वो आईआर पैरामीटर की हेल्प से हम करते हैं। और ये जितना भी काम है वो सारा हम करते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में करते हैं। और लो प्रेशर पे करते हैं। और बट वी कैन से वी यूज आइसोथर्मल कंडीशंस। अब ये जो लैंप यूज होता है, इसके जो फिलामेंट होते हैं वो टंगस्टन के होते हैं, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पे हमने यूज़ करना है। और जो प्रोसेसिंग चैम्बर है ये सारा क्वार्ट्ज का बना होता है, ओइंग टू इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट। और जो वेफर होल्डर है उसको भी क्वार्ट्ज का बनाते हैं। तो जो मेजरमेंट सिस्टम जो है वो कंट्रोल लूप में होता है कि कंटिन्यूसली आप उसको मेजर करते रहें, ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम हो जाए और आपका जो सिस्टम है आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए। और ये सारा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के साथ होता है। तो ये जो आपका पायरोमीटर है ये नॉन ऑप्टिकल है और इंफ्रारेड से ही मेजर करता है ताकि आप उसको टेम्परेचर मेजर कर सकें। तो ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करते हैं। अभी एक आपको मैं टेबल बताने जा रहा हूँ जिसमें अगर आप देखेंगे ये यहाँ पे, इसमें आप देखेंगे कि आपने क्या काम करना है और कन्वेंशनल फर्नेस में कैसे यूज़ करते हैं और रैपिड थर्मल हीटिंग में क्या करते हैं। तो जैसे कन्वेंशनल की बात करें तो प्रोसेस जो है कन्वेंशनल में बैच प्रोसेसिंग होती है। दैट मीन्स आप बहुत सारे जो है सिस्टम्स को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन रैपिड थर्मल हीटिंग में सिंगल वेफर यूज़ करना पड़ता है। फर्नेस जो है जो कन्वेंशनल वाले का हॉट वॉल होता है, इसका कोल्ड वॉल होता है। हीटिंग रेट कन्वेंशनल वाले का लो होता है और रैपिड थर्मल का हाई होता है। साइकिल टाइम कन्वेंशनल फर्नेस का हाई होता है, रैपिड थर्मल का लो होता है। टेम्परेचर मॉनिटरिंग कन्वेंशनल वाले फर्नेस की होती है, जबकि रैपिड थर्मल वाले में हम वेफर की चेक करते हैं। थर्मल बजट इसका हाई है, इसका लो है। पार्टिकल प्रॉब्लम इसमें है, इसमें बहुत कम है। यूनिफॉर्मिटी इसकी हाई है, इसकी लो है। और थ्रूपुट इसकी हाई है, इसकी थ्रूपुट लो है। ये सब चीज़ें आपको बताती हैं कि कौन सी कंडीशंस आपने यूज़ करनी है और किस कंडीशंस में आपने यूज़ करनी है। अब ये सारी हमने कर ली तो इसकी वजह से हमारी जितनी भी डिसलोकेशंस हैं वो रिमूव हो जाती हैं, बट कुछ क्रिएट भी हो जाती हैं। तो जैसे कि स्लिप डिसलोकेशंस जो हैं वो इंक्लूड हो जाती हैं अगर आप इस तरीके का सिस्टम यूज़। बाकी आप इसमें और भी काफ़ी चीज़ें पढ़ सकते हैं रिलेटेड टू आयन इम्प्लांटेशन। जैसे हम हाई एनर्जी इम्प्लांटेशन की बात करें, वी कैन डिस्कस दैट हाई एनर्जी एंड हाई करंट इम्प्लांटेशन। इफ वी टॉक अबाउट दिस, तो जो एनर्जीज हैं, एनर्जीज मीन द पार्टिकल एक्साइटेशन दैट इज फ्रॉम 1.5 टू 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इतनी हाई एनर्जी आप यूज़ करते हैं और ये सभी जगह आप यूज़ नहीं करते। दिस यूज बीइंग यूज्ड इन सर्टेन नोबल एप्लीकेशंस। एंड ये जो एनर्जी है डिपेंड्स अपॉन डोज, टाइप ऑफ डोपिंग, what kind of doping you want, then depth, mainly it is in micrometers, how much depth want, and uh, why we need high energy, because we do not want long diffusion at
high temperature. These are certain things, and there are certain applications for this. So this is being assignment for you people. So please note down this question. और मैं ये लिंक अभी जनरेट कर दूंगा, आपको ये सबको 12 अप्रैल तक जमा करना है. Note down this. What is the question for your assignment? Assignment is ion implantation equipment. You are supposed to write about it. Then high energy implantation. This you are supposed to discuss. Then next topic which you are going to write in your assignment is about multiple implantation and masking. Okay, so although this topic can be covered in more detail also, but you are an undergraduate student, and I don't find that you need much more information than this. But one topic I forget to mention in your assignment is your applications. That means for what purpose, what kind of fine implantation you are using, for what purpose fine implantation is being used. All the purposes, that means you want low resistivity and all, buried layer and all. So this you are supposed to discuss in your assignment. And once again, I request you people to do your own work without copying from other. Yeah, it may be the possibility your answer might not be correct, but the best thing is you're learning at least yourself. Okay. So that's all for as far as ion implantation is being concerned. In the next class, we will start with ion etching, not ion etching, etching, and its basics. So 2, 3 classes on that, and then we will move towards your lithography and all. So in this way, your fabrication is almost completed. And in the meanwhile, in the other classes, we will be discussing about your CMOS process in detail.